नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और तैयारी भी ठीक चल ही रही होगी। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बिहार पुलिस के लिए इकोनॉमिक्स जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उसको मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं। पिछले वर्ष भी मैंने बताया था कि देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। इस वीडियो में उस क्वेश्चन से आपको मुलाकात भी होगी कि कैसे कहां से प्रश्न आए थे। तो एक एक प्रश्न जो है उसको आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट बना करके नोट कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ दे दीजिए, तो चलिए इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा। जो ये करा रहा हूं आज से लेकर के जो 30 क्लास आएगी उसका ही केवल पीडीएफ, मतलब 30 क्लास का। फिर बाद में मत कहिए कि पीडीएफ पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ देने के लिए बहुत वो पड़ता है, बनाओ, फिर उसके लिए अलग से पीडीएफ क्रिएट करना पड़ता है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो इसको पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा पीडीएफ आपको मिलेगा या नहीं और कहाँ मिलेगा। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? कागजी मुद्रा की शुरुआत अगर पूछता है भारत में तो बताएंगे कि 1862 में की गई थी। भारत में कागजी मुद्रा, देखिए यहां से प्रश्न बन जाता है कि कागजी मुद्रा या पेपर मनी की शुरुआत हुआ है, तो बता देंगे 1862 में हुआ है। दूसरे सवाल पर आते हैं, किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य यानी कि फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? वह कौन सी मुद्रा होती है जिसमें बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होती है? तो वह होता है धातु मुद्रा। क्या होता है? धातु मुद्रा। याद रखिएगा, बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी उसमें ऐड इंक्लूड होता है, निहित होता है। आइए हम आते हैं दूसरे पेज पर, देखते हैं अगला सवाल। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति, क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होती है, क्या कहलाती है? विदेशी मुद्रा की बात कर रहा है। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास यानी क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होता है उसे हॉट मनी कहते हैं, यानी गर्म मुद्रा। पूछता है दोस्तों, गर्म मुद्रा क्या है, ब्लैक मनी क्या है, व्हाइट मनी क्या है ना, कॉल मनी क्या है, ये सब पूछता है। तो याद कर लीजिएगा, पिछली वीडियो में कॉल मनी के बारे में बताया गया है। आइए, तो गर्म मुद्रा होता है, ध्यान रखना है इसको। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक कार्ड, देखिए स्मार्ट मनी अच्छा प्रश्न है। यहां से इस वीडियो में जो प्रश्न है ना, स्टैंडर्ड इनका एकदम बेहतरीन है, सारे प्रश्न मजेदार हैं आपको। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी भी इसको कहते हैं। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी जो है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए। आजकल जान ही रहे हैं कि हर व्यक्ति क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अपना परचेज कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, या जो भी कार्य करना हो उससे कर रहा है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए स्मार्ट मनी इसको कह सकते हैं या प्लास्टिक मनी भी इसको कहते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं अगले पेज पर क्या कह रहा है प्रश्न। बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? बिटकॉइन का प्रचलन या क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन जो किया था, उनका नाम है सातोशी नाकामोतो। नाम याद रखना है, सातोशी नाकामोतो। इन्होंने बिटकॉइन का प्रचलन किया है, क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किया है। नाम क्या है भैया? सातोशी नाकामोतो। चलिए, भारतीय रुपया, पहले भारतीय जो रुपया था वह 16 आना, जैसे आप लोग को याद होगा 4 आना 8 आना। अगर आपका जन्म 2000 पहले का है और अगर 2000 पहले की थोड़ी बात याद है तो आप 4 आना 8 आना को आपको पता होगा, है ना। हम लोग को तो याद है, बाकी आप लोग का अपना देख लीजिएगा। भारतीय रुपया किस वर्ष तक 16 आनों में विभाजित था? तो आप कहेंगे कि सर 1657 तक था। 1657 तक था ये आनों में, ठीक ना, ऑफिशियली। बाद में ये 1 रुपया हुआ, उसको 100 पैसा में बांटा गया। बट जो 4 आना 8 आना ये जो था ना, ये बंद नहीं हुआ था, ये चल रहा था। अभी जो आप देखते हैं कि डायरेक्ट 1 रुपये का सिक्का, उस समय चलता था 4 आना 8 आना, जिसको 25 पैसा और 50 पैसा कहा जाता था। और एक होता था 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, ऐसे करके चलता था। आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, हम लोगों ने देखा है।
भारतीय रुपया वर्ष 2016 सॉरी वर्ष तक, किस वर्ष तक 16 अनुव्यक्त था, तो 1957 तक, याद रखना है इसको। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई और 1 रुपया जो है वह 100 समान पैसों में बांटा गया। मतलब कि 1657 के बाद जो है वह मुद्रा की दशमलव प्रणाली, ये प्रश्न पूछता है कि दशमलव प्रणाली कब से शुरुआत हुआ है। यह मुद्रा की दशमलव प्रणाली है जिसमें 1 पैसा से लेकर के 100 पैसा तक इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है ना। तो ये हो जाता है भैया क्या, 1957, 1657 नहीं 1957। आइए, अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नोटों में कुल भाषाओं का प्रयोग होता है। तो जो भारतीय नोट होता है उसमें कुल कितनी भाषाएं होती हैं, तो उसमें कुल अगर हिंदी अंग्रेजी सबको इंक्लूड कर लेंगे आप, तो आपको 17 भाषा में लिखा रहता है ना। मैं धारक को अगर 500 का नोट है तो 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, उसी को हिंदी में रहेगा, उसी को इंग्लिश में रहेगा और अन्य भाषाओं में वो रहता है। तो कितनी भाषाएं कुल रहती हैं भैया, तो कुल सर 17 भाषा रहता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो, याद रखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो उसे प्रमाणिक मुद्रा या स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य दोनों जो हो वो बराबर हो, वह स्टैंडर्ड मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी या वास्तविक मनी कहला जाएगा। ठीक, आइए चलिए, विशेष आहरण उदाहरण है ना, स्पेशल डायरिंग ड्राइंग राइट्स, SDR जिसको कहते हैं, SDR किसका उदाहरण है भैया, तो सर यह आर्टिफिशियल मनी यानी कि कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है। किसका है, कृत्रिम मुद्रा का उदाहरण है। आइए 10वां सवाल, किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी से तात्पर्य। अच्छा, दुर्लभ का मतलब समझ ही रहे हैं कि आसानी से जो नहीं मिल रहा हो उसको दुर्लभ कह रहा होगा, सुलभ नहीं दुर्लभ। तो दुर्लभ में क्या होगा कि मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। मतलब हमारे पास, जैसे ये हमारा क्लासरूम है, यहाँ 20 लड़के ही बैठते हैं ना, और मांग हो गया कि सर और इसमें बढ़ाइए जगह, 50 लोग बैठाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको स्थिति आ जाएगी दुर्लभ मुद्रा वाली कि भैया सामान कम है, मुद्रा कम है, मांग बहुत ज्यादा है, तो ये दुर्लभ मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा। ध्यान रखना है, समझ सकते हैं आप कि दुर्लभ है इसका मतलब कि आसानी से नहीं मिल रहा होगा। आइए इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। मुद्रा की माप जो होती है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई जो है, इसका देखना है। 4 प्रकार का आपको सामान्यतः पढ़ लेना है, M1, M2, M3 और M4। क्या क्या होता है, M1 में कौन कौन आता है, तो जो लोगों के पास जो पैसा है, ठीक, मुद्रा और सिक्का भी ऐड होगा, जोड़ मतलब कि प्लस बैंकों के पास जो नकद जमा है, कैश है ना, वो वाला जुटेगा, और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ये तीनों जुड़ के M1 बनता है। M2 में क्या आता है कि ये कुल हो जाएगा, M1 वाला हो जाएगा और प्लस डाकघर, M2 में डाकघर, याद रखिएगा M2 में M1 प्लस डाकघर का आता है जमा। M3 में आएगा M1 प्लस बैंक के पास सावधि जमा अथवा समय जमाएं, जो फिक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं समय की, इतने समय के लिए, वो वाला। और M4 में क्या होगा भैया, M4 में होगा M3 प्लस डाकघर में कुल जमा, मांग एवं समाप्ति जमा। तो ये आपको ध्यान देना है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें से आपको एक ये याद रख लेना है, डाकघर वाला इंपॉर्टेंट पूछता है, एक आध बार आया है क्वेश्चन। चलिए, तरलता की दृष्टि से तो आपको ध्यान देना है M1, M2, M3, M4 इस सीक्वेंस में है। भारत में मुद्रा गुणक है ना, मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो आरक्षित मुद्रा के रूप में। मुद्रा गुणक को यानी कि मनी मल्टीप्लायर को
आरक्षित मुद्रा के रूप में प्रस्तुत परिभाषित किया गया है। आइए अगला सवाल, पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट, जिसको आप डीडी के नाम से जानते हैं, पोस्टल ऑर्डर या डीडी, पोस्टल ऑर्डर को आप पीओ कहते हैं, डीडी कहते हैं, ये चेक या हुंडी कहते हैं, तथा पत्र किसके उदाहरण है? ये सब है ऑप्शनल मनी। ऑप्शनल मनी यानी कि ऐच्छिक मुद्रा का उदाहरण है। चेक हो गया, पोस्टल ऑर्डर हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये सब किसके उदाहरण है भैया? तो ऐच्छिक मनी। इंपॉर्टेंट है ये पूछ न दे कि भैया पोस्टल ऑर्डर उदाहरण है ऐच्छिक मनी किसका? हार्ड करेंसी का या ऐच्छिक मनी का या सॉफ्ट करेंसी का या ब्लैक मनी, तो ध्यान रखना है। चलिए आइए, मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार से क्या अभिप्राय है? तो मुद्रा प्रसार मतलब कि अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना ही मुद्रा प्रसार कहलाता है। अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना मुद्रा प्रसार कहलाता है। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में सिक्के जो हैं वो ढाले जाते हैं। आप देख ही रहे हैं, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, 5 का सिक्का, है ना, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, ये चल रहा है। तो ढलाई ये कहाँ हो रहा है सिक्कों का? तो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। 1 रुपया का जो नोट है वह जारी किया जाता है। देखिए सामान्यतः 1 रुपये का नोट आपको मार्केट में कम ही देखने को मिल रहा होगा ना। तो ये 1 रुपये का नोट कहाँ से जारी किया जाता है भैया? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के जो है वह हस्ताक्षर होते हैं। वहीं अन्य जो करेंसी है 1 रुपया से ऊपर वाला, वह आरबीआई के गवर्नर उस पर हस्ताक्षर करते हैं और वो जारी करता है आरबीआई। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा कि भैया अगर 1 रुपया की बात करें तो बताएंगे वित्त मंत्रालय से, है ना, वित्त मंत्री जारी करता है और वित्त मंत्रालय द्वारा उसको क्या किया जाता है? हस्ताक्षर किया जाता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर। लेकिन अगर 1 रुपये से ज्यादा का हो तो गवर्नर। मुद्रा के स्टैटिक और गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक कार्यों का विभाजन किसने किया है? तो स्टैटिक और डायनेमिक कार्यों का विभाजन पॉल एजिंग ने किया है। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछा जाता है पॉल एजिंग, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न बनता है यहां से भी। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में मुद्रा साख का नियंत्रण जो है वह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करें कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, क्योंकि एग्जाम में ना पूछता है कि भैया आरबीआई का स्थापना, या पूछ देता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो अगर आता है तो कमेंट करिए। चलिए, बैंक क्या कहलाता है? बैंक ऐसा संस्था है, बैंक ऐसी संस्था है जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है। बैंकों और इस तरह के संस्थाओं की व्यावसायिक गतिविधियां जो है वह बैंकिंग कहलाती है ना। जिसमें भारत का जो बैंकों का बैंक है भारत का, वह है आरबीआई। आरबीआई का आपका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ना। और अगर पूछता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये 35 में ये 14 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 1949, है ना। ये 35 में ये 1 4 को 14 बना के जोड़िए तो हो जाएगा 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। आइए, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? तो वो हुआ था नीदरलैंड में, और बहुत पहले हो गया था, 1609 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना, अभी हमने बताया कि भैया आरबीआई का स्थापना जो है वह 1 अप्रैल को हुआ है। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना था। चलिए आइए, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास हुआ था, वह चैम्बरलिन आयोग के द्वारा किया गया था। 1914 में ही किया गया था। 1914 में वही समय है जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, 1914 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 1921 में की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पूछता है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। जो भी प्रश्न करा रहा हूं सबको नोट करते जाइए, हो सकता है पीडीएफ ना भी मिल पाए किसी कारणवश, तो ये आपका काम आ जाएगा। भारत में विदेशी विनिमय
विनियम संचय, भारत में विदेशी विनियम संचय जो है का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो किसके द्वारा किया जाएगा विदेशी विनियम संचय का? तो वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक करेंसी नोट छापने का अधिकार है? अच्छा ये बताइए, आपने कितना तक के नोट देखा है? 2000 तक का देखा है, लेकिन आरबीआई चाहे तो 10,000 रुपया तक के, कितने तक? 10,000 तक का वो नोट छाप सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। अनुमति है इनको कि 10,000 तक छाप सकते हैं, तो ध्यान देना है आपको। चलें आगे। चलिए सर, समझ रहे हैं। आइए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर, ये प्रश्न बहुत ही इजी है। आपको कमेंट दो, इसमें से दोनों कमेंट करना है। एक प्रथम कर देना है आपको कि प्रथम कौन थे, और दूसरा कर देना है भैया कि वर्तमान कौन है। एक और मैं दे दे रहा हूं ताकि ये करंट का भी मामला हो जाएगा, है ना, और आपको इतना तो पता होना चाहिए। वर्तमान का आप कमेंट कर दें और प्रथम का कमेंट कर दें। स्थापना मैं बता चुका हूं 1935 1 अप्रैल, राष्ट्रीयकरण 1949। बाकी आपको वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के, है ना, डिप्टी गवर्नर नहीं, वर्तमान में जो मुख्य गवर्नर होते हैं, और प्रथम गवर्नर कौन बने थे, ये दोनों आपको कमेंट करने हैं। आइए, विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां यानी कि मदर ऑफ सेंट्रल बैंक्स की संज्ञा दी गई है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को बैंकों की मां कहा गया है, बैंकों की मां कहा गया है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये पहले बता चुका हूं, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर जो है वह आधारित है। किस पर आधारित है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। आइए, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक ने 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ का सोना होगा और 85 करोड़ का मुद्रा होगा। ये आपको जानकारी के लिए है कि इनके पास 200 करोड़ का एक कोष होगा, जिसमें 115 करोड़ का ये सोना रखेंगे और मुद्रा जो है वो 85 करोड़ का रखेंगे, ये याद रखिएगा। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो भैया ट्रेजरी बिल बेचा जाता है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिल बेचा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो भैया ट्रेजरी बिल बेच रहा है तो सिक्का जारी करेगा, पैसा से संबंधित मैक्सिमम चीजें जो है ना वह आरबीआई करती है। चलिए, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना जो है वह किस वर्ष की गई थी? तो 1975। इसको ट्रिपल आर भी कहा जाता है, रीजनल रूरल बैंक, है ना, रीजनल रूरल बैंक। ट्रिपल आर भी कभी कहा जाता है, देखिए रीजनल और रूरल, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1975 में। आइए, वाणिज्य पत्र कॉमर्शियल पेपर किसके लिए एक साख का स्रोत है? तो कॉर्पोरेशन के लिए है, निगम के लिए है। इंद्रधनुष योजना का संबंध है बैंकों की वित्तीय सुधार से। इंद्रधनुष योजना बैंक की वित्तीय सुधार से संबंधित है। आइए, वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई? तो YH मालेगाम समिति, YH मालेगाम समिति किस अनुशंसा पर की गई? भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष था वह 1 जुलाई से 30 जून था। क्या आपको पता है कि इसमें परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत का जो रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वह क्या परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? और वित्तीय वर्ष और लेखा वर्ष दोनों अलग अलग है, ध्यान देना है आपको। भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो, अच्छा कुछ लोग जनवरी से मत जोड़िएगा, जनवरी से नहीं है भैया, जनवरी से नहीं है, ध्यान रखना है आपको। रिजर्व बैंक का 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, ये ना सोचिएगा कि 1 जनवरी से शुरू होता होगा। आइए, आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर बदलने का निर्णय किया है। आरबीआई ने कहा है कि भैया हमारा जो जुलाई जून, अभी देखा ना आपने इसमें कि जुलाई से 30 जून तक चल रहा है, तो ये कहे कि अब हम अप्रैल, है ना, अप्रैल से क्या चलाएंगे?
मार्च चलाएंगे, अप्रैल से मार्च चलाएंगे, यानी कि अप्रैल से अब क्या चलेगा, मार्च चलेगा। ठीक, तो ध्यान देना है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है, तो प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न उठा देगा बिहार पुलिस में। कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 38 नंबर। भले समझ में ना आए लेकिन ऐसा प्रश्न पूछ दिया है बिहार पुलिस में, ध्यान रखिएगा। आइए, व्यावसायिक कॉमर्शियल बैंक का एजेंसी का कार्य जो है वो क्या है, तो ट्रस्टी का कार्य करते हैं कॉमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो वाणिज्यिक बैंक जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना सिंबल है भैया, ये जानते हैं। जो भारतीय रुपया देखते हैं आप, रा वाला, ये वाला है ना, ये 5वीं, विश्व की 5वीं मुद्रा है और इसको डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। किसने किया था, देखिए ये वाला जो है ना मुद्रा वाला, ये है, ये वाला है, इसको डी उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था, डी उदय कुमार के द्वारा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग क्षेत्र, बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति का संबंध। ओके, क्लियर है, क्लियर है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन, क्रेडिट क्रेशन का नियंत्रण कौन करता है, तो साख सृजन का नियंत्रण जो कंट्रोल है वह करता है आरबीआई। आइए आते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 43 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। चलिए, ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है, तो ग्रामीण जो परिवार हैं उनको कौन करेगा, तो उनको करेगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करेगा। उनको कौन करेगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक और कर देगा जिसका नाम है भूमि विकास बैंक, दोनों कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण जो है वह क्षेत्रीय बैंक और भूमि विकास बैंक कर देगा। आइए 44 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी किससे संबंधित है, तो उपयोग एवं निवेश साख से। केसीसी किसानों को लोन दिया जाता था। अच्छा ये बताएं आप, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है, चाहे आप सर्च करके बताएं या जैसे बताएं, केसीसी योजना कब प्रारंभ हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ में है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह है आपका मुंबई में। भारतीय हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ में है, तो भैया मुंबई में है, तो ध्यान देना है। आइए, भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय यानी कि 4 प्रेस जहां ये नोट छापते हैं वो कौन कौन है भैया, तो एक है नासिक, एक है मैसूर, एक है साल्बोनी और एक है देवास। याद रखिएगा, नासिक, मैसूर, साल्बोनी और देवास, ये इनके प्रेस वाला है, जो प्रेस प्रिंट करते हैं वो वाला इनका मतलब है रिजर्व बैंक का, ध्यान रखना है। नासिक, मैसूर, साल्बोनी और देवास। 47 नंबर प्रश्न आते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक तो रिजर्व बैंक, ये पहले मैं करा चुका हूं। आइए, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। देखिए अब तक आप आरबीआई पढ़ रहे थे, आरबीआई के बारे में आपने पढ़ा, 1935 में स्थापित हुई है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है ना। लेकिन अब आ गए हम लोग एसबीआई, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहे हैं, ये 1955 में स्थापित हुई है। सिंपली क्रेडिट कार्ड, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया, तो ये एसबीआई के द्वारा ही शुरू किया गया। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहां हुई थी, प्रथम महिला बैंक की स्थापना कहां हुआ है, तो 19 नवंबर 2013 को, यह भी मुंबई में ही हुआ है। 19 नवंबर 2013 को भारत का पहला महिला बैंक कहां, तो भैया 13 में मुंबई में हुआ है, ध्यान रखिएगा। आइए, भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली है, तो वह भारतीय स्टेट बैंक है जो चीन में अपनी शाखा खोली है। निजी भारतीय बैंकों में किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली, निजी मतलब पर्सनल, सार्वजनिक वाला नहीं, पर्सनल है, तो पर्सनल की बात करेगा तो एक्सिस बैंक हो जाएगा, और वैसे बात करेगा तो हो जाएगा एसबीआई। दोनों ध्यान रखिएगा, एक्सिस और एसबीआई।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल है भैया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है भारत का। कॉमर्शियल बैंक स्टेट बैंक है, ध्यान रखना है। आइए, भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए, 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, फिर 11 साल बाद यानी कि 1980 में 6 बैंकों को और किया गया। यानी कि पहली बार पूछता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1969 में, या 19 जुलाई का दिन था। दूसरी बार 15 अप्रैल को किया गया, यह 1980 में किया गया। इस बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 बैंक और 6 बैंक ध्यान देना है, ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। चलिए आइए देखिए क्या कह रहे हैं। किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया है? किसानों तक, देखिए पहले होता क्या, अभी भी किसानों जो होते हैं वह मतलब ज्यादा अपने आप को शहर से उतना नहीं जोड़ते हैं, छोटे जो किसान होते हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए बैंक ने कहा कि मैं ही इन तक पहुंचूंगा, क्योंकि उनकी बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको बैंक की सुविधाएं नहीं पता चल रहा था। लेकिन स्टेट बैंक ने पहल किया, कहा कि किसान हमारे पास नहीं आ रहे हों, लेकिन हम ही किसान तक जाएंगे। और ये भारतीय स्टेट बैंक ने एक क्लब स्थापित किया है जो किसान क्लब बना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया था। इस्लामिक बैंक जो है स्थापित किया गया था कोची, केरला में स्थापित किया, ध्यान दीजिएगा। लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो लघु उद्योग के क्षेत्र में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा, सिडबी कार्य करता है लघु उद्योग के क्षेत्र में, ध्यान रखना है। चलिए, प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश के द्वारा निर्गत किया गया था? तो प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1959 में, सोचिए भारत में कितने बाद में आम जन तक आया है, वही अमेरिका में ये 1959 में ही प्रारंभ कर दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल, ये मैं पहले करा चुका हूं 2 अक्टूबर 1975 को, है ना। चलिए, भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में कार्यरत नहीं है ये ग्रामीण बैंक। भारत के किस व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम, आपने देखा होगा कि गाड़ी में एटीएम सेट रहता है ना, कभी यहाँ रखेगा कभी वहां रखेगा, वो आपको चलते फिरते यानी कि मोबाइल एटीएम उसको कहते हैं, मोबाइल एटीएम कहते हैं, की शुरुआत की गई है। तो आईसीआईसीआई, जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा पहला चलता फिरता एटीएम प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि मोबाइल एटीएम के नाम से जाना जाता है, जो गाड़ी में रहेगा, यहां जाएगा वहां जाएगा, ध्यान रखिएगा। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार पुलिस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो वह किया गया नायक समिति। कौन सा समिति? नायक समिति, ध्यान दीजिएगा। आइए, भारत में ये प्रश्न देखिए बिहार पुलिस में पूछा है, इसको मैं अंडरलाइन भी किया हूं। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? तो नाबार्ड जो है देखिए अनुसूचित व्यापारिक बैंक को कराता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कराता है तथा राज्य भूमि विकास बैंक को कराता है। अब इसमें पूछा था कि नाबार्ड किसको पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है, जिसमें ये 3 ऑप्शन था, एक ऑप्शन नहीं था, तो जो नहीं था वही आंसर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ गया है 63 नंबर प्रश्न, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन किया हूं, नोट कर लीजिएगा। चलिए, नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहां है भैया? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना आप जानते हैं 1982 में, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतरराष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है?
तो यह बेसल मानक का प्रयोग किया जाता है। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता को मापने के लिए बेसल पैमाना, बेसल मापक यूज करते हैं। आइए, वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? ग्रामीण विकास अवस्थापना का लेखा जोखा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा रखा जाता है। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंक को पहुंचाना। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, 67 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। स्वाभिमान कार्यक्रम वाला नोट कर लीजिए इसको, है ना। तो ग्रामीण निर्धनों को बैंक जो है वो घर तक पहुंच जाएगा, बैंक ही पहुंच जाएगा। ये स्वाभिमान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। आइए, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों की 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता, है ना, का प्रावधान किया गया? तो नरसिम्हन समिति के अनुशंसा पर या सिफारिश पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान कर दिया गया है। आइए, 69 नंबर, सहकारी साख समिति का ढांचा जो है कैसा होता है? तो सहकारी साख समिति का जो ढांचा होता है वह होता है त्रिस्तरीय। कैसा होता है भैया? त्रिस्तरीय होता है, ध्यान दीजिएगा। आइए, गैर निष्पादक परिसंपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई? तो यह स्थापना DRT बना और इसको कहते हैं ऋण वसूली प्राधिकरण जो है वह बना है। चलिए, कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? जैसे आपने बैंक से लोन लिया, आप सामर्थ्य आप में है कि आप कर्ज लौटा देंगे, लेकिन आप कर्ज को नहीं लौटा रहे हैं, आपको किस नाम से जाना जाएगा? तो डिफाल्टर जाना जाएगा। किस नाम से? विलफुल डिफाल्टर, मतलब कि आप सक्षम हैं लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, यानी इरादतन चूक करता जो है इसको कहा जाएगा। एक प्रश्न पूछता है कि अगले दिन के वादे पर आपने किसी से जो कर्ज लिया उसे क्या कहा जाता है? अगले दिन के वादे पर आपने अगर जो कर्ज लिया है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कॉल मनी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि जैसे नेक्स्ट डे के वादे पर कि भैया हम कल आपको पैसा दे देंगे और आपने उधार लिया, तो इसको कॉल मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल मनी। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पूछता है एग्जाम में। चलिए, देखिए क्या कह रहा है। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम, जगह का नाम है ये, तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक अकाउंट सुनिश्चित कराया गया। तो पूछता है कि वह पहला राज्य जहां सभी नागरिकों का एक एक खाता खुला, तो वह है भैया केरल। और गांव पूछता है तो गांव है मंगलम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का एक मंगलम गांव है जहां हर एक परिवार के कम से कम एक खाता आपको मिलेगा एक परिवार में। चलिए, आइए, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? तो मुद्रा निर्गमन करता है ये सोना, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार के प्रतिभूति के बदले में, है ना। ध्यान रखना है, जिसमें आप देख ही रहे थे कि सोना का ज्यादा उसमें था रोल। वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गया। कहां में? तो झांग, पंजाब में किया गया है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना ईस्वी भी याद रखिएगा 1920 में, और कहां में? तो झांग, पंजाब में। ध्यान रखिएगा। चलिए, बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बैंकों की जमा राशि बढ़ जाएगा तो मुद्रा आपूर्ति भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ जाता है। आइए,
भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुआ है? देखिए, दो प्रश्न पूछता है, एक भारतीय रिजर्व बैंक की, यहां पर भारतीय स्टेट बैंक की पूछ रहा है। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो हुआ है वह एडी गोरावाला समिति के सिफारिश पर हुआ है, और इस समिति का गठन 1952 में हुआ है, ना कि स्टेट बैंक का। ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक 1955 बता दिया हूं मैं, तो ध्यान रखिएगा, एडी गोरावाला समिति 1952 में बना। इसी के सिफारिश पर, इसी के अनुशंसा पर एसबीआई का स्थापना हुआ था 1955 में। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक जो है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो जानते हैं कि सर भारत का केंद्रीय बैंक तो रिजर्व बैंक है। तो रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है भैया? तो देश में पत्र मुद्रा यानी कि पेपर करेंसी का निर्गमन करना। देश में पेपर करेंसी का निर्गमन करना इसका महत्वपूर्ण जो है वह कार्य है। आइए अब हम आ गए हैं लास्ट पेज पर, इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो नाबार्ड द्वारा चलाया गया है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह आप लोग देखे होंगे, स्वयं सहायता समूह आप लोग के यहाँ भी होगा, अपने ही सहायता करना, स्वयं सहायता समूह। कुछ लोग रहते हैं उसमें सब लोग मिलकर के कार्य करते हैं। नाबार्ड की स्थापना जो है मैं बता चुका हूं कि 1982 में हुआ है। किसकी स्थापना, किसकी सिफारिश पर? तो शिवरमण सिंह, और ये पिछली वीडियो में भी मैं करा दिया हूं, है ना, तो ये ध्यान देना है, शिवरमण सिंह समिति 1982। तो चलिए इतने ही प्रश्न थे। देखिए 78-79 प्रश्न थे, है ना। मैं बताया हूं आपको कि 5 से 6 वीडियो आपको दूंगा इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स लगभग कवर हो जाएगा। जो चीज दे रहा हूं उसको आप बस एक बार पढ़ लीजिए, और हाँ मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ भी आपको दे दूं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर के। और हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, तो उससे भी जुड़ जाइएगा, उसका भी लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि अगर कोई भविष्य में और कुछ अगर आपको उपलब्ध कराना हो तो व्हाट्सएप के जरिए भी कराया जा सकता है। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।